हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट के बारे में। क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जहां से खूब भर भर के और काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस चैप्टर के कुछ टॉपिक आपको पता चल जाए तो आप इसमें से इस टॉपिक में से इस चैप्टर में से जो भी 5-10 नंबर आते हैं आराम से उठा लोगे। तो अब हम पढ़ेंगे आवर इन्वायरमेंट के बारे में कि हमारा इन्वायरमेंट होता क्या है। तो आवर इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास के जो वातावरण है, हमारे आसपास के जो भी, आप एक बार नज़र उठाइए और अपने अगल बगल में देखिए, आपको क्या दिखेगा? दो गो चीज़ दिखेगा। पहला कि कुछ फिजिकल कंपोनेंट दिखेंगे और कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट दिखेंगे। तो जो फिजिकल कंपोनेंट आप सोच रहे होंगे कि आखिर है क्या, तो फिजिकल कंपोनेंट का मतलब हुआ कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स अपने आसपास जो भी देखते हैं वो फिजिकल कंपोनेंट है। जैसे अगर हम देखते हैं सनलाइट, वो भी एक फिजिकल कंपोनेंट है। एयर देखते हैं, एयर, वाटर, होम, ठीक। या फिर कोई चेयर होगा आपके पास, पढ़ रहे होंगे तो बुक होगा, पेन होगा, ये सभी चीज़ें आपका फिजिकल इन्वायरमेंट फिजिकल कंपोनेंट में आएंगे। बायोलॉजिकल में क्या होगा? तो जो भी लिविंग थिंग्स आप देख रहे होंगे, अपने भाई को या फिर अपने घर के अगल बगल में जो जानवर घूम रहे हैं, ये सब के सब बायोलॉजिकल होंगे। तो यहाँ से हम ये समझें कि अगर अपने इन्वायरमेंट को बनाना है, अगर हमें इन्वायरमेंट को बनाना है तो उसके लिए दो चीज़ की ज़रूरत है। पहला फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। ये दोनों चीज़ अगर मिल जाए किसी इन्वायरमेंट, मतलब किसी एक जगह पे, तो उसको हम इन्वायरमेंट कह देंगे। याद रखिएगा, सिर्फ फिजिकल चीज़ को अगर हम रखें, सिर्फ फिजिकल को इन्वायरमेंट हम नहीं कह सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ सिर्फ बायोलॉजिकल हो तो भी हम उसको इन्वायरमेंट नहीं कह सकते हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट सिर्फ हो तो आप ही सोचिए कि क्या सिर्फ बायोलॉजिकल कंपोनेंट सिर्फ कहीं पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। विदाउट वाटर के, बिना एयर के, या फिर बिना फूड के। और ये सारी चीज़ें ये फिजिकल कंपोनेंट है। और बिना लिविंग थिंग्स के हम किसी भी चीज़ को इन्वायरमेंट कैसे कहेंगे? वो इन्वायरमेंट कभी भी काम के लायक कैसे होगा? अगर किसी इन्वायरमेंट, किसी जगह को, इन्वायरमेंट को अगर हमें उसको क्या बनाना है, अगर उसे हमें वर्किंग बनाना है तो उसके लिए काम कौन करेगा? नॉन लिविंग तो करेगा नहीं, उसके लिए तो हमें चाहिए लिविंग। और लिविंग को जिंदा रहने के लिए उसको चाहिए फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल कंपोनेंट। इसलिए कहा गया है, बुक में लिखा हुआ है कि फिजिकल इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? तो इन्वायरमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल और फिजिकल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। इसके अलावा भी इन्वायरमेंट का और भी आप एग्जाम्पल या फिर डिफिनीसन लिख सकते हैं, ठीक। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस डिफिनीसन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा डिफिनीसन भी हम आपको बता देते हैं। द इन्वायरमेंट इंक्लूड, वैसा इन्वायरमेंट जिसमें इंक्लूड हो, क्या क्या इंक्लूड हो? आवर फिजिकल सराउंडिंग, हमारे अगर फिजिकल सराउंडिंग अगर वहाँ पे हो, और फिजिकल सराउंडिंग में क्या क्या हो जाएगा? आपका एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, उसके बाद में एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग में क्या क्या हो जाएंगे? तो बायोलॉजिकल सराउंडिंग में सारे के सारे लिविंग थिंग्स हो जाएंगे, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ठीक। ये सारी चीज़ें, और इन सबको मिला करके हम क्या कहेंगे? इन्वायरमेंट कहेंगे। तो यहाँ से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं। तो इन्वायरमेंट को अगर फंक्शनल बनाना है, तो उसके लिए सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला चीज़ की फिजिकल, और दूसरा है बायोलॉजिकल, ठीक है। फिजिकल में आप सभी जानते हैं कि एयर का होना ज़रूरी है, तभी प्लांट और एनिमल्स सांस ले सकते हैं और अपना रेस्पिरेशन जो भी काम करेंगे। वाटर का होना ज़रूरी है जीने के लिए, भोजन का होना बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, फूड का। इसके अलावा सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ इनका रोल प्ले होगा। नेक्स्ट अगर लिविंग थिंग्स में आएंगे तो प्लांट जो कि प्रोड्यूसर का काम करेंगे, खाना बनाएंगे। उसके अलावा एनिमल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और यहाँ पे ये जाएगा, और ये सब वाटर, एयर का यूज करेगा, सनलाइट का और सॉइल का यूज करेगा। इसके अलावा माइक्रोब्स
जो कि डिकम्पोजर का काम करता है। ये इन्वायरमेंट को साफ रखने में हमारी मदद करता है। चलिए अब इस इन्वायरमेंट में जो भी ये सारी चीज़ों के अलावा भी कुछ और भी चीज़ है, जैसे वेस्ट की बात करें, क्योंकि इन्वायरमेंट में वेस्ट भी है। ठीक है, वेस्ट से इन्वायरमेंट में वेस्ट का, क्योंकि ये जो वेस्ट है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसका कहे तो इसका निर्माण करता है। तो वेस्ट देखिए, तो वेस्ट दो प्रकार का होता है। पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल, अब देखिए यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला फर्स्ट इज बायो मीन्स बायोलॉजिकल, डिग्रेडेबल मीन्स डिग्रेड होना, डिग्रेड मीन्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये चीज़ तो हम जानते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वैसा वेस्ट मटेरियल, वैसा वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन, जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ब्रोकन डाउन एंड नॉन पॉइजनस, और ये जहरीला नहीं होता है। ये नॉन पॉइजनस होता है इन नेचर, हमारे नेचर में, इसलिए इसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल है, सबसे बड़ा चीज़ है कि वेस्ट है, तो वो तो समझ में आता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बट ये ब्रेकडाउन कैसे हो सकता है और इसको ब्रेकडाउन करेगा कौन? तो एक्चुअल में देखिए, बायोडिग्रेडेबल जो एक्चुअल में लिविंग थिंग्स का ही पार्ट है, लिविंग थिंग्स का पार्ट है। मतलब क्या होगा कि ये एक समय में लिविंग थिंग्स हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसका ये परिवर्तन हो गया, ठीक है, वेस्ट के रूप में। जैसे अगर हम बात करें लिप्स क्या है? प्लांट का पार्ट है, कहने का मतलब ये लिविंग थिंग्स था। लेकिन जब ये लिप्स पत्ते से टूट गया, तो टूटने के बाद में कहाँ गिरेगा? ज़मीन पे गिरेगा, तो वो एक प्रकार का अब वेस्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें तो सब्जी, अगर वेजिटेबल्स की बात करें, वेजिटेबल पेल्स की बात करें, ठीक है, तो वेजिटेबल पेल्स भी एक समय में यह लिविंग थिंग्स हुआ करता था, बट जब हमने उसको सब्जी में से बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो गया? वेस्ट के रूप में। तो सीधा सा बात ये समझिए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो भी है, वह लिविंग थिंग्स का ही पार्ट है, और लिविंग थिंग्स का पार्ट है, यानी कि ये किस चीज़ से बने होंगे? तो लिविंग कंपोनेंट से बने होंगे, जिससे लिविंग सेल बना हुआ है लिविंग कंपोनेंट से। जैसे ये भी बने होंगे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी होगा, ये भी सेल से बना होगा, या फिर इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, प्रोटीन होंगे। तो उनको तोड़ना आसान है, उन्हें बैक्टीरिया आराम से तोड़ सकता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उनको तोड़ता कौन है? तो तोड़ता है इन्हें आपके बैक्टीरिया, माइक्रोब्स इन्हें तोड़ देता है, ब्रेकडाउन करा देता है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, एक्चुअल में उस वेस्ट को कहते हैं जिसको हम ब्रेकडाउन कर सकते हैं, या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसे कहते हैं जो लिविंग थिंग्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे अगर प्रोडक्शन की बात आए, काऊ, बफेलो, ये क्या करते हैं? इनसे डंग निकलता है, और ये भी एक प्रकार का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि इस पर भी बैक्टीरिया बैठता है और इसे इन्वायरमेंट से ख़त्म कर देता है, साफ कर देता है। समझ में आ गया? अब ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, अगर ये ब्रेकडाउन हो सकते हैं, मतलब कि ये जिन चीज़ों से ब्रेकडाउन करने का मतलब हुआ कि ये जिन चीज़ों से मिलकर बने हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ये बदल सकते हैं, टूट सकते हैं। जैसे डंग की बात करें, तो डंग जिस चीज़ से एक्चुअल में किस चीज़ से बना है, तो जो भोजन बफेलो या फिर काऊ के द्वारा खाया गया है, वो उसी का अनडाइजेस्टेड पार्ट है। यानी ज़रूर इसमें सेलुलोज की मात्रा होगा, ज़रूर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन के
पार्ट होंगे, ठीक है। तो इन सब को हम क्या कर सकते हैं, फिर से सेलुलोज और नाइट्रोजन के कुछ पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं, मिट्टी में मिला करके इसे हम कंपोस्ट बना देते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आखिर हम तोड़कर क्या करते हैं, तो उसका हम बना देते हैं कंपोस्ट। और इस कंपोस्ट को कहाँ डाल देते हैं, अपने फार्म में, अपने खेतों में, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है, और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, क्योंकि इससे वेस्ट मतलब कि इससे पॉल्यूशन नहीं फैलता भाई पॉल्यूशन फैलेगा कैसे, क्योंकि ये तो डिग्रेड हो चुका है और डिग्रेड होकर के हमारे सॉइल में मिक्सअप हो चुका है। इसलिए बायोडिग्रेडेबल हमारे लिए बहुत तरीके से इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पेपर है, व्हीट है, वुड है, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट, वेजिटेबल पिल्स, ये सभी चीज़ें इसकी एग्जाम्पल है। इसकी हम बात अब आगे करेंगे। अब चलिए अब आगे हम बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल के। पहली बात तो ये कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि इसका उल्टा, ठीक, जो अभी हम पढ़े हैं उसका उल्टा है, यानी कि ये है नॉन ब्रेकेबल। इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट थे जैसे कि बैक्टीरिया, यह इस पे काम नहीं करेगा, वो कांट ब्रेक, इसे वो तोड़ नहीं सकता है। तो अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो द वेस्ट विच कांट ब्रेक इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट, उसके कंस्टिट्यूएंट में हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, एंड इट विल बी पॉइजनस, और यह पॉइजनस हो जाता है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। और यह एक हार्मलेस सब्सटेंस भी है। इस तरीके से अगर हम देखें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर ये ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक तो होगा नहीं, और कोई भी चीज़ अगर ख़त्म नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसका एक्यूमुलेशन कहाँ होगा, तो हमारे अर्थ पे होगा, हमारे सॉइल पे होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, हमारा वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, तो एक प्रकार का वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अगर हम बात करें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता क्या क्या है, तो इसकी एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल होगा DDT, नाम तो आप सुने ही होंगे, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो लिख लीजिएगा डाइक्लोरो डाइफेनाइल, उसके बाद ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इसके अलावा प्लास्टिक है, इसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद में पॉलीथीन बैग है। तो यहाँ से अगर एग्ज़ाम में आएगा तो क्या आएगा, तो DDT का फुल फॉर्म आ सकता है और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का आपका डिफिनीशन आ सकता है। इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो क्या करता है, फूड चेन में क्रॉप्स और मैन और दूसरे जानवरों के लिए हार्मफुल प्रोवाइड करता है, इसीलिए DDT को बैन कर दिया गया है, ठीक है। DDT एक प्रकार का केमिकल्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरह काम करता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल का हमें यूज नहीं करना चाहिए। ये सरकार भी इसके लिए काफ़ी लाखों रुपए खर्च कर रही है इसके विज्ञापन के लिए कि हमें ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज नहीं करना है, अपने देश को बचाना है, अपने आसपास को स्वच्छ बनाना है। अब हम आते हैं इकोसिस्टम पे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम, जो कि क्वेश्चंस तो आते ही हैं, प्लस ये इम्पोर्टेंट भी है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम अगर देखें तो वेरियस कम्युनिटी, मतलब एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के लोग रहने लगे हैं। जैसे ये मान लीजिए
ये एक जगह हो गया, मान लीजिए एक इम्पोर्टेंट मतलब एक लिमिटेड एरिया हो गया, और इस लिमिटेड एरिया में अगर सारे कुछ हों, फिजिकल और प्लस बायोलॉजिकल, और जो बायोलॉजिकल है वो फिजिकल पे डिपेंड रहता हो, इस प्रकार के इन्वायरमेंट को हम इकोसिस्टम भी कह देंगे। इकोसिस्टम तो एक इन्वायरमेंट इकोसिस्टम हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इकोसिस्टम क्या होता है? सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे ये सारी चीज़ें अगर हम वहाँ पे रहे तो वो एक प्रकार का इकोसिस्टम हो सकता है। आप लोग को बस इतना याद रखना है कि किसी लिमिटेड एरिया में अगर लिविंग थिंग्स और प्लस नॉन लिविंग थिंग्स दोनों रहते हो, और लिविंग थिंग्स अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स का यूज करता हो, तो उसे हम एक इकोसिस्टम कह सकते हैं। इकोसिस्टम क्या है? तो इसका डिफिनीशन अगर पूछेगा एग्जाम में, ज़रूर पूछेगा कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो लिखिएगा एन इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेंट, क्योंकि इसमें सारे चीज़ रहते हैं, हम उसमें डालने नहीं जाते हैं, हम उसमें पेड़ लगाने नहीं जाते हैं, हम उसमें कोई जानवर रखने नहीं जाते हैं, वो सारे के सारे सेल्फ कंटेंट होते हैं, वो अपने से सारा कुछ कर सकते हैं। समुद्र में हम क्या जाते हैं कुछ करने? नहीं। किसी नदी में क्या हम जाते हैं कुछ करने? नहीं। वहाँ पे जो भी इन इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो खुद से अपना बनाते रहते हैं, ख़त्म करते रहते हैं। वो एक सिस्टम है जिसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। द इकोसिस्टम एक सेल्फ कंटेंड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स है। यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स में कौन कौन आएंगे? तो वही प्लांट, एनिमल एंड डिकम्पोजर ये लोग आ जाएंगे। एंड देयर नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग इन्वायरमेंट, इसमें कौन कौन आएंगे? तो इसमें आपके सॉइल आएंगे, एयर आएंगे और वाटर आएंगे। अगर इन सबको मिला के हम क्या करते हैं? इकोसिस्टम बना सकते हैं। अब इस इकोसिस्टम में जो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, इस इकोसिस्टम, ये मान लीजिए एक इकोसिस्टम हो गया, और इसमें हमें क्या देना है? एनर्जी देना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम वो खुद से चल सकता है, उसको चलाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्फ कंटेंड है, वो सेल्फ मशीनरी की तरह काम करता है, वो अपना काम खुद कर लेता है, सारा कुछ, एवरीथिंग। तो इसको चाहिए अब एनर्जी कहाँ से आएगा? तो सन से आएगा। किस फॉर्म में? सोलर एनर्जी के रूप में आएगा। तो एग्जाम में आता है कि बताइए कि एक इकोसिस्टम एनर्जी कहाँ से गेन करेगा? तो सनलाइट से करेगा, सोलर एनर्जी के रूप में करेगा। अगर इकोसिस्टम का एग्जांपल अगर हम देखें, इसके एग्जांपल देखें तो एग्जांपल होंगे आपके ग्रासलैंड भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है, क्योंकि ग्रासलैंड में बहुत सारे पेड़ पौधे, ग्रास भी होंगे, और साथ में ग्रास को खाने वाले बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। उसके अलावा फॉरेस्ट तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। डिजर्ट भी एक प्रकार का इकोसिस्टम है। माउंटेन भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ये सब एक प्रकार का इकोसिस्टम है, क्योंकि सभी जगह अपने अपने प्लांट और अपने अपने एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक। अगर हम कहें कि व्हेन वी से दैट पॉन्ड और लेक इज एन इकोसिस्टम, अगर हम पॉन्ड और लेक को इकोसिस्टम कहें, जैसे अगर हम इकोसिस्टम समझाने की बात करें, तो चलिए पॉन्ड के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये रहा पॉन्ड। इस पॉन्ड में कुछ एक्वेटिक प्लांट होंगे, और इस प्लांट में कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। इसके साथ साथ इसमें वाटर होगा, इसके साथ साथ इस वाटर में घुले वहाँ पे कुछ एयर होंगे, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल्स भी होंगे। तो इस इकोसिस्टम में सारे के सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब क्या हुआ? एक्वेटिक प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, एक्वेटिक एनिमल्स एक दूसरे को खाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये इकोसिस्टम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होता तो यह एक इकोसिस्टम नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें कि चलिए बात करते हैं कि एक बंद कमरे में, ये कमरा है और ये बंद है, इसके अंदर कोई नहीं है। तो इस कमरे के अंदर कोई नहीं है, यानी कि सिर्फ उसमें नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। नॉन लिविंग थिंग्स तो सब जगह होंगे,
तो क्या ये इकोसिस्टम है? नहीं, यह इकोसिस्टम नहीं हो सकता। इकोसिस्टम में तो हम अभी पढ़े हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का रहना जरूरी है, इसलिए यह इकोसिस्टम नहीं होंगे। अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम तो नेचुरली चारों तरफ पाए ही जाते हैं, नेचुरली इकोसिस्टम तो चारों तरफ पाए ही जाते हैं। हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हम बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हम अपने से किसी खास जगह पे क्या कर दें, प्लांट लगा दें और वहाँ पे कुछ जानवरों को रख दें, तो वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा, जिसको हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा, तो हमारे गार्डन, ये तो नेचर ने नहीं बनाया ना, खुद से बनाया अपना गार्डन, कुछ प्लांट लगा दिए, कुछ जानवर रख दिए, और उसके बाद पार्क, यह एक मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। एक्वेरियम, ये एक मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। तो एग्जाम में आता है कि बताइए इनमें से कौन सा इक्वेटिक मैन मेड इकोसिस्टम है, तो याद रखिएगा मैन मेड इकोसिस्टम कौन कौन से हैं। अब हम बात करें कि इकोसिस्टम में, अगर इकोसिस्टम के कंपोनेंट को देखें तो उसमें भी कुछ कंपोनेंट होते हैं जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम देखें तो पहला होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक, एबायोटिक, ठीक। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है, पहले से भी जानते हैं, अभी तक जो पढ़े हैं वहाँ से भी हम थोड़ा तो बहुत तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि इसमें दो ही चीज़ देखने को मिल रहा है, एक तो लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक लिविंग थिंग्स है और एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स बायोटिक में क्या क्या आ जाएंगे, हमारे एनिमल्स आ जाएंगे, हमारे प्लांट आ जाएंगे, हमारे माइक्रोब्स आ जाएंगे, और इसके अलावा जो भी है जो चल फिर नहीं सकता है, और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारे के सारे आ जाएंगे, जैसे एयर, सॉइल, वाटर, सन, ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें। तो एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें या फिर बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, तो एबायोटिक के मतलब आप समझ चुके हैं कि ये वाला पोर्शन एबायोटिक है। अगर इसके बारे में आपको लिखना है तो लिखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, मतलब क्या होगा, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे कह देंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे, इसमें लिखिएगा कि इसमें इंक्लूड होंगे हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट, इंक्लूड फिजिकल इन्वायरमेंट, और फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या होंगे, तो हमारे सॉइल होंगे, वाटर होगा, एयर होगा, ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट। इसके अलावा जो भी हमारे इनऑर्गेनिक सबस्टांस होंगे, इनऑर्गेनिक सबस्टांस होंगे, इनऑर्गेनिक सबस्टांस में जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सारी केमिकल्स भी इसी में आते हैं फिजिकल में। इसके अलावा कुछ फिजिकल फैक्टर में हमारे क्लाइमेट आ जाएंगे, हमारे वेदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा लाइट, टेम्परेचर, ये सभी चीज़ें किस में आएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। बायोटिक कंपोनेंट में फिर कौन आएगा, तो बायोटिक कंपोनेंट में आप सभी और हम सभी जानते हैं कि काफ़ी लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, और उस लिविंग थिंग्स में एनिमल भी होंगे, प्लांट भी होंगे, और प्लस में माइक्रोब्स भी होंगे। अब इस बायोटिक को भी अगर हम बांटें अलग अलग, तो इसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, 3 टाइप के लिविंग थिंग्स पाए जाएंगे, और पहला जो टाइप है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है कंज्यूमर, कंज्यूमर, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं दूसरी भाषा में, हेट्रोट्रॉफ्स। और तीसरा होता है डीकम्पोजर, इसको कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। इसके बारे में हम डिटेल में अब बात करेंगे।
उसके पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम कि ये इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है। इसके बारे में हम इसको भी पेंडिंग में डालते हैं। उसके पहले एक टॉपिक है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम आखिर फंक्शन करता कैसे है। टॉपिक डालते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। क्लास जानते हैं थोड़ा सा हार्ड है, मतलब तेज़ में चल रहा है, क्या करें एग्ज़ाम आने वाला है और आपको रिवीजन करना ज़रूरी है, तो हम बस रिवीजन करा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि फंक्शन इसका सेल्फ सफिशिएंट होता है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब इनको जो भी चाहिए होता है वो अपना बना लेते हैं, या फिर हम कहें तो इंडिपेंडेंट यूनिट। हम जंगल में दखलंदाजी करने थोड़ी जाते हैं, वो सारा कुछ अब खुद से कर सकते हैं। इनमें इकोसिस्टम में प्लांट होते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं, सन से एनर्जी को लेते हैं और भोजन बनाते हैं। ठीक, इस प्लांट को दूसरा ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, खा जाता है। दूसरा ऑर्गेनिजम्स इसको ले लेता है और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ से आगे एनर्जी बढ़ता है और आगे बढ़ता जाता है, और लास्ट में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड कर जाता है, और डेड होने के बाद में वो फिर से इस इनऑर्गेनिक पदार्थ को सॉइल में मिला देता है और वहाँ से फिर से प्लांट ले लेते हैं और फिर से यही प्रोसेस चालू हो जाता है। इसीलिए तो हम इकोसिस्टम को सेल्फ सफिशिएंट या फिर इंडिपेंडेंट यूनिट कहे थे, क्योंकि इनको किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना काम कर सकते हैं। इकोसिस्टम खुद के लिए जो भी चाहिए उनको वो खुद से बना सकते हैं, उसके लिए हमें उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस बारे में हम बात करेंगे, फूड चेन के बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं कि ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर होता क्या है। ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। चलिए पहला है प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है। प्रोड्यूसर हम प्लांट को भी कहते हैं, और प्रोड्यूसर का एक और नाम है ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब होता है कि जो अपना खाना सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना खुद का भोजन सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ CO2 एंड H2O in the presence of light, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight। मतलब ये हुआ कि इस इकोसिस्टम में इस प्रोड्यूसर का काम क्या है। तो इस इकोसिस्टम में इस प्रोड्यूसर का काम है कि सन से जो एनर्जी आ रहा है उसको फिक्स करना। कहाँ, इकोसिस्टम में इनका बस काम है कि एनर्जी को फिक्स कर देना। एनर्जी फिक्स कैसे करेंगे, तो ये जो फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं बायोलॉजी में, मतलब चैप्टर 1 में इसके बारे में आप डिटेल में पढ़े होंगे। तो ये प्लांट फिक्स कैसे कर पाता है, ये सिर्फ प्लांट ही क्यों कर सकता है, बिकॉज प्लांट के पास एक सबसे इम्पोर्टेंट पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल के पास एबिलिटी होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का, और वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में बदल देता है, और ये केमिकल एनर्जी फिक्स हो जाता है इस धरती पे, और इसी केमिकल एनर्जी को फिर दूसरे जानवर एनर्जी के रूप में यूज करते हैं और पूरा इकोसिस्टम फंक्शनल रहता है। आप समझ गए होंगे प्रोड्यूसर का काम, प्रोड्यूसर क्या होता है। तो प्रोड्यूसर जो है प्लांट है, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो सब के सब प्रोड्यूसर हैं। जितने भी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं वो प्रोड्यूसर हैं, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं, चाहे वो माउंटेन पे रहते हो, चाहे वो डिजर्ट में रहते हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, या फिर चाहे वो एक्वेटिक हो। अगर वो ग्रीन प्लांट है, और ग्रीन प्लांट कहने का मतलब है कि अगर वो ऑटोट्रॉप्स है, इसका मतलब हुआ कि अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो वो अपने इकोसिस्टम के लिए प्रोड्यूसर ही कहलाएगा।
सबका अपना अपना इकोसिस्टम है। माउंटेन का अपना इकोसिस्टम है, डिजर्ट का अपना इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल ज़मीन का अपना इकोसिस्टम है, इक्वेटिक मतलब समुद्र का अपना इकोसिस्टम है। और सारे इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी उस इकोसिस्टम में फिक्स किया जा सके। और वो एनर्जी फिक्स करने का काम कौन करता है? तो आपके ग्रीन प्लांट करते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम क्या सीखें कि जो प्लांट हैं वो प्लांट क्या करता है? इन्वायरमेंट से एनर्जी लेता है और उस एनर्जी को फिक्स कर देता है। किस फॉर्म में? फूड के फॉर्म में। और वहीं फूड से पूरी इकोसिस्टम फंक्शनल रहता है। ये सारी बातें अगर आप एग्जाम में लिख देते हैं अपनी भाषा में बना करके, तो आई थिंक आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर पे ही मतलब पूरा इकोसिस्टम की बात करें तो पूरा इकोसिस्टम किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। अगर प्रोड्यूसर ही गायब हो जाए तो एनर्जी को फिक्स नहीं किया जा सकता। या दूसरे जानवरों के पास या फिर दूसरे लिविंग थिंग्स के पास ये एबिलिटी नहीं है इसको फिक्स करने का। तो अगर ये फिक्स नहीं हुआ तो सारे के सारे इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएंगे और इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर क्यों चाहिए ये समझ में आ गया हमें। अब अगला है कंज्यूमर। कंज्यूमर उसे कहते हैं जो एनर्जी फिक्स किया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा उसका यूज करे, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। मतलब क्या होगा कि दिस ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड, जो क्या करता है? फूड, यानी कि जो खाता है उसे हम फूड कहते हैं। प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर। वही बात है कि जो एनर्जी प्लांट के द्वारा फिक्स किया गया था उसी एनर्जी का जो यूज करता है, जिसको उस एनर्जी को खा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आ गया होगा आपको कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। कंज्यूमर का मतलब होता है कि जो प्लांट को एक्चुअल में उसे हम कहते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट को खा जाता हो, प्लांट प्रोडक्ट को। और ये प्लांट प्रोडक्ट बना कहाँ से? वो एनर्जी फिक्सेशन से ही तो बना है, एनर्जी के फिक्स करने से ही तो बना है। तो जो प्लांट प्रोडक्ट को खा जाए या फिर प्लांट के द्वारा जो एनर्जी फिक्स किया गया उसका यूज कर ले, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। जितने भी जानवर हैं इस धरती पे प्लांट को छोड़ करके, जितने भी जानवर हैं, ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर। क्योंकि कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसके पास क्लोरोफिल हो और जो फोटोसिंथेसिस कर सकता हो। तो अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है तो अपने जीने के लिए इसी पे डिपेंड रहेगा। किस पे? प्लांट पे डिपेंड रहेगा। ये जो कंज्यूमर है माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, मतलब आपके माइक्रोब्स भी तो कंज्यूमर है। वो कहाँ से खाएंगे? वो यहीं से तो जो सड़े गले पदार्थ है उसको खाएंगे और वो सड़ेगा मरेगा तब। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसका कंज्यूमर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो इंसान है, बकरी है, डियर है, फिश है, लायन है, मैन, उसके बाद में फिश, गोट, हॉर्स, लायन, टाइगर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब सोचिए कि इफ़ एन एनिमल ईट ग्रास और अदर ग्रीन प्लांट ऑन देयर प्रोडक्ट इटसेल्फ, वी से दैट इट गेट द फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें संभव है कि अगर हम कहें कि एनिमल प्लांट के द्वारा फिक्स किया गया भोजन को खाता है, एनर्जी को लेता है, तो हो सकता है कि कोई एनिमल डायरेक्ट प्लांट को खा जाए या फिर कोई ऐसे एनिमल है जो डायरेक्ट दूसरे एनिमल को खा जाए। कहने का मतलब ये है कि इस धरती पे दो प्रकार के एनिमल हैं, जो कि एक तो हैं जो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, और एक है जो डायरेक्ट प्लांट को नहीं खाते हैं। प्लांट को जिसने खाया है वो उसी को खाएंगे। इस प्रकार का भी सिचुएशन हमारे इकोसिस्टम में बना हुआ है कि कोई जानवर है जो डायरेक्ट प्लांट को खाएगा और कोई जानवर है जो प्लांट को नहीं, जो जानवर प्लांट को खाया है उसी को खाएगा। तो चलिए हम इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो जानवर डायरेक्ट प्लांट को खाता है उस जानवर को हम हर्बीवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। और जो जानवर दूसरे जानवरों को खा रहा है
उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कार्निवोरस कहेंगे, कार्निवोरस। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक्चुअल में ये खा रहे हैं एनर्जी के लिए ही खा रहे हैं, इन्हें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी फिक्स प्लांट द्वारा किया गया है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हर्बीवोरस के बारे में कि हर्बीवोरस होता क्या है। हर्बीवोरस ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये छठा सातवां का टॉपिक है, 10वां का तो है ही नहीं, बट फिर भी हमें जानना है कि वैसे एनिमल एग्जाम में पूछ देगा तो आपको आना चाहिए। दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, प्लांट और या फिर उसके प्रोडक्ट को जो खाता है उसे हम हर्बीवोरस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जितने भी, जैसे काऊ ये सिर्फ प्लांट खाता है, एनिमल्स नहीं खाता है। गोट, एलिफेंट, हॉर्स, डंकी, मंकी, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, हर्बीवोरस के। तो हर्बीवोरस का एक और नाम है प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्लांट को खाते हैं उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, बाद में बहुत काम आने वाला है। प्राइमरी कंज्यूमर, जो हर्बीवोरस वैसे जानवर जो प्लांट को खाते हैं उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। इसके अलावा अब अगला जो टॉपिक है वो है कार्निवोरस किसे कहते हैं। कार्निवोरस किसे कहते हैं? अगर हम कार्निवोरस की बात करें तो वैसा एनिमल, दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो सिर्फ दूसरे एनिमल को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। कार्निवोरस सिर्फ और सिर्फ मीट या फिर फ्लैश खाते हैं। समझ में आ गया होगा ये बात। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, लायन हो जाएगा, लिजार्ड हो जाएगा, वुल्फ, स्नेक, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, कार्निवोरस के। कार्निवोरस को हम, किसी भी जानवर को कार्निवोरस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या है। दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो कार्निवोरस का एक और एग्जाम्पल हो जाएगा कि कार्निवोरस प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। ये किसको खाते हैं, ईट प्राइमरी कंज्यूमर, ईट, अरे क्या हो गया है, ईट प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब जो प्लांट को खा रहा था उसे हमने कहा था प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, क्या हम उसे सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं कहेंगे? तो ये जो है ये जो कार्निवोरस है ये सेकेंडरी भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा, या फिर टर्शियरी भी हो सकता है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस केस में ये सेकेंडरी और किस केस में टर्शियरी होगा। फिलहाल तो अभी हम चलते हैं, इसके एक और पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस में क्या है, ओमनीवोरस द एनिमल विच कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल एज अ फूड, मतलब वैसे जानवर जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा सकता है उसे हम ओमनीवोरस कहते हैं। कितना अच्छा चीज़ है, ये दोनों को खा रहा है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, एकदम बराबर बराबर दोनों को हम खाएंगे, उसे हम ओमनीवोरस कहेंगे। ओमनीवोरस जो है डायरेक्टली प्लांट को भी खा लेते हैं और या फिर प्लांट प्रोडक्ट को भी खा लेते हैं, और दूसरा चीज़ कि यह इनको अगर कोई एनिमल्स मिले उनको भी आराम से खा लेंगे। मतलब इनको पेट भरने का तरीका एकदम आसान है, जो मिले खा जाओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो खुद हम पढ़ा रहे हैं इंसान, हम इंसान हैं तो हम ओमनीवोरस भी हैं। इसके अलावा काऊ, काऊ एकदम हर्बीवोरस है, डॉग, क्रो, ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल्स, बियर, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके, ओमनीवोरस के। अगर हम बात करें ओमनीवोरस की, तो ओमनीवोरस मतलब कोई ऐसा भी ओमनीवोरस है जो प्लांट को खा रहा है। तो अगर किसी टाइम वो प्लांट को खा रहा होगा तो उसे हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो एनिमल्स को खा रहा होगा तो टर्शियरी भी कह सकते हैं।
क्या हम अभी पढ़े हैं कि जो प्लांट को खाते हैं उसे हम प्राइमरी कहते हैं। तो ये कभी कभी प्राइमरी का काम करते हैं और कभी कभी सेकेंडरी और टर्शियरी का भी काम कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जो हर्बीवोरस है वो हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर होगा। कार्निवोरस सेकेंडरी और टर्शियरी भी हो सकता है। और अगर हम बात करें किसका, ओमनीवोरस का, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है एंड कभी कभी टर्शियरी भी हो सकता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं इस टाइप के थोड़ा, ठीक। अब आता है डिकम्पोजर। अब क्या आता है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब द ऑर्गेनिज्म विच कैन डिकम्पोज एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी अदर, ठीक है, किसी भी चीज़ को जो डिकम्पोज कर दे। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इन्वायरमेंट में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसे डिकम्पोज करके सिंपल इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक जो भी कहें उसमें अगर हम उसको बदल दें तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोज का मतलब ही है कि बड़े बड़े चीज़ों को तोड़कर वो सिंपलर सबस्टांस में बदल दें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर जब होता है, डिकम्पोजर जब डिकम्पोज करता है तो कोई भी मटेरियल जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई सबस्टांस है और ये बना है आपके किसी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, इन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसको डिकम्पोज होने के बाद में, ये ऑब्जेक्ट डिकम्पोज होने के बाद में फिर से नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन बना है, कार्बन और हाइड्रोजन जिससे ये बना है, और फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ में रिलीज कर देगा और उसे सॉइल में और इन्वायरमेंट में मिला देगा। उसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। तो हम इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, साफ करते हैं। चलिए अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।